नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं रीनू और सबसे पहले शुरुआत करेंगे एमपी में भाजपा अनुशासन समिति की बैठक आज होने वाली है। चुनाव में भितरघात की मिली थी कई शिकायतें और इन शिकायतों के चलते आज ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। अब भितरघातियों पर कार्रवाई की तैयारी, बागियों के खिलाफ एक्शन ले सकती है पार्टी। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। संगठन महामंत्री हितानंद भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश स्तरीय अनुशासन समिति के अध्यक्ष वेद प्रकाश शर्मा, प्रदेश कार्यालय प्रभारी भगवान दास सबनानी भी शामिल होंगे। तो जो भितरघाती हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी पार्टी कर रही है। हालांकि पहले भी समय समय पर इस तरीके के एक्शन लिए जा चुके हैं और एक बार फिर से जिन्होंने पार्टी के विरुद्ध काम किया है या पार्टी की ट्रैक लाइन से हटकर काम किया है और वो अपने आप का स्पष्टीकरण अगर नहीं दे पाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उनके ऊपर एक बड़ा एक्शन लिया जाएगा। पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है या जो पद है उससे नीचे किया जा सकता है। और तमाम ऐसे एक्शन पार्टी की तरफ से बागियों के खिलाफ और बागियों पर एक्शन की तैयारी अब कर चुकी है बीजेपी और इसके चलते महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता वासु चौरे जुड़ गए हैं। वासु, बागियों पर एक्शन की तैयारी की जा रही है। जाहिर सी बात है कि पार्टी के अंदर कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पार्टी ट्रैक से हटकर काम किया है या फिर ऐसे बयान दिए हैं जो पार्टी को नुकसान भी पहुंचा सकते थे। वासु, बिल्कुल रीनू, देखिए महत्वपूर्ण हो जाती है इस तरीके की कार्रवाई करना उन लोगों के खिलाफ जो लगातार अनुशासनहीनता करते हैं और पार्टी को ही नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। विधानसभा के चुनावों के दौरान इस तरीके की कई शिकायतें जो हैं बीजेपी के पास पहुंची थी और बीजेपी ने लगातार उन शिकायतों पर मंथन करने का, उनकी गहन जाँच करने का काम किया है। और उसके बाद आज एक महत्वपूर्ण अनुशासन समिति की जो बैठक है वो बुलाई गई है और ये माना जा रहा है कि इस बैठक में पार्टी लोकसभा चुनाव के पहले कुछ बड़े डिसीजन, बड़े निर्णय ले सकती है और बगावत करने वालों के खिलाफ, पार्टी को धोखा देने वालों के खिलाफ, भीतरघात करने वालों के खिलाफ एक बड़ा एक्शन जो है वो हो सकता है। विधानसभा चुनाव के दौरान 100 से ज्यादा जो शिकायतें हैं भीतरघात की हो या फिर पार्टी को नुकसान पहुंचाने की हो वो बीजेपी को मिली है, जिसमें 25 बड़े लोगों के नाम भी शामिल है, बड़े नेताओं के नाम भी शामिल है, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। तो इन सब के खिलाफ आज बीजेपी जो है वो कार्रवाई कर सकती है और कई नेताओं को कारण बताओ नोटिस जो है वो भी जारी किया जा सकता है और वो अगर स्पष्ट तौर पर कुछ जवाब नहीं दे पाएंगे तो उनके खिलाफ पार्टी जो है वो एक्शन भी लेने का काम करेगी। बहरहाल पहली बार विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद पहली बार अनुशासन समिति की जो बैठक है वो हो रही है और इसमें तमाम उन सारे मामलों को रखा जाएगा जिनकी शिकायतें आई हैं, चाहे पार्टी प्रत्याशियों की तरफ से हो या पार्टी पदाधिकारियों की तरफ से हो। तो इन सभी शिकायतों को लेकर जो है आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता, अनुशासन समिति के जो सदस्य हैं वो बैठेंगे और एक जो पूरा निर्णय है वो कहीं ना कहीं लिया जाएगा। और बीजेपी की सफलता का अगर आप देखें तो एक बड़ा कारण ये भी रहा है कि पार्टी ने लगातार अनुशासन को प्राथमिकता दी है। ऐसे लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हुई है जिन्होंने पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम किया है या फिर पार्टी लाइन के इतर बयानबाजी की है या पार्टी लाइन के खिलाफ चलने का काम किया है। तो देखना होगा कि आज कितने लोगों पर गाज गिरती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका वासु तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि आज गाज गिरने का सिलसिला जारी रहने वाला है और जिस तरीके से आज एक्शन की तैयारी के मूड में है पार्टी, कई लोग निशाने पर होंगे। अगली बड़ी खबर का हम रुख करेंगे, बात करेंगे इंदौर में तेंदुए की दहशत लगातार जारी है। 9 दिन के बाद भी विभाग के हाथ अभी खाली हैं। नानोद और इंफोसिस इलाके में तेंदुए की मूवमेंट की खबरें लगातार मिल रही हैं। स्नीफर डॉग, ड्रोन और नाइट विजन कैमरों की मदद से भी तेंदुए की खोज की जा रही है। 25 से ज्यादा वन कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। तिगरिया, बादशाह, गांधीनगर, नैनोद इलाके में तेंदुए का खौफ बरकरार है। तो लगातार तेंदुए की दहशत बनी हुई है इलाके में और जैसा कि हमने आपको बताया कि पहले भी कुछ लोगों पर हमले की भी खबरें कल भी आई थी और जाहिर सी बात है कि आसपास अगर तेंदुआ घूम रहा है तो रहवासी डर के माहौल में जीने के लिए मजबूर हैं। स्नीफर डॉग, ड्रोन की मदद से, नाइट विजन कैमरे की मदद से भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है। जाल भी लगाया गया लेकिन अभी तक वन विभाग का हाथ खाली है। तो
वहीं ग्वालियर में ठेकेदार ने खुद को गोली मारी। ठेकेदार ने खुदकुशी की। 40 साल के ठेकेदार अमर सिंह जाटव ने खुदकुशी की है। बीती रात लाइसेंसी राइफल से खुद को गोली मारी। झांसी रोड थाना के लखनौती कला गांव की घटना है। अभी गोली क्यों मारी गई है, पूरा मामला जांच का विषय बना हुआ है। फिलहाल स्पष्ट नहीं है कि ठेकेदार ने गोली क्यों मारी है, खुदकुशी क्यों की है। खुद की लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर आत्महत्या करने का मामला है। उम्र 40 साल बताई जा रही है, जिसने लाइसेंसी राइफल से खुद को गोली मारकर खुदकुशी की है। बड़ी खबर है ग्वालियर से। तो ठेकेदार ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की, लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या की। और इस खुदकुशी का कारण क्या है, फिलहाल ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। उम्र 40 साल है और देर रात खुद की लाइसेंसी राइफल से गोली मारकर इसने आत्महत्या कर ली। और संवाददाता सुशील कौशिक जुड़ गए हैं। सुशील, कारण क्या है इस आत्महत्या के? बिल्कुल, देखिए कल का मामला है और कल रात लखनौती गांव है जो झांसी रोड थाना क्षेत्र में है, ग्रामीण इलाके में। यहाँ रहने वाले 40 साल के ठेकेदार अमर सिंह जाटव ने खुदकुशी की है और इन्होंने अपनी लाइसेंसी राइफल से खुद को गोली मारी है, जिसे परिवार वाले अस्पताल ले गए, लेकिन वहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अभी परिवार वाले इस मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। वही पुलिस का कहना है कि बंदूक की जो फोरेंसिक जांच है वो की जाएगी। इसके साथ ही इनके मोबाइल जो है उसकी कॉल डिटेल और अन्य जो है लोग हैं उनके बयानों के आधार पर इस मामले की तफ्तीश की जाएगी। और आज पीएम कराने के बाद जो है जो शॉर्ट पीएम रिपोर्ट आएगी उससे मौत की वजह स्पष्ट हो पाएगी कि वाकई में इन्होंने खुद को गोली मारी है या फिर और कोई घटना है। तो निश्चित तौर पर एक दुखद घटना हुई है लखनौती गांव में। शुक्रिया आपका सुशील जानकारी के लिए। तो वाकई में दुखद घटना है, लेकिन अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, किसने खुद को गोली मारी है या हत्या की गई है। तमाम सवालों के आधार पर मामले की जांच पुलिस कर रही है। तो अयोध्या की तर्ज पर महाकाल की नगरी उज्जैन को भी हवाई सेवा से जोड़ा जाएगा। एमपी की मोहन सरकार धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। महाकाल लोक के निर्माण के बाद से उज्जैन में स्थानीय पर्यटन काफी बढ़ा है। अब उज्जैन आने जाने के लिए श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा के लिए हवाई सेवाएं भी शुरू की जाएंगी। उज्जैन में एयरपोर्ट बनने से इंदौर पर भी यात्री दबाव कम होगा। तो खबर उज्जैन से, जहां महाकाल लोक निर्माण से स्थानीय पर्यटन बढ़ा है और उसके चलते बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो पहुंचते हैं। यात्री सेवाएं यहां से शुरू होंगी। मोहन कैबिनेट में इस फैसले पर काफी गहन चिंतन मंथन हुआ और अब धार्मिक आध्यात्मिक जो लोग हैं वो पहुंचेंगे यहां पर। और अब एयरपोर्ट बनेगा, इसके चलते इंदौर का जो एयरपोर्ट है वहां पर भी यात्रियों का जो दबाव है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर विमान सेवाएं इंदौर या फिर भोपाल से संचालित होती हैं और यहीं से यात्रियों को आना जाना पड़ता है, काफ़ी दूरी तय करनी पड़ती है। लेकिन अब काफ़ी आसानी हो जाएगी। जो यात्री उज्जैन सीधे जाना चाहते हैं वो सीधे उज्जैन जाकर महाकाल के दर्शन कर पाएंगे। और चलिए अगली खबर उज्जैन से है, जहां पर उज्जैन के पास माकड़ोन में प्रतिमा को लेकर विवाद हुआ। विवाद के बाद जमकर हंगामा हो गया। दो पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई। सरदार पटेल की प्रतिमा लगाने पर विवाद हुआ था। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। एक पक्ष अम्बेडकर की मूर्ति लगाना चाहता था, दूसरा पक्ष सरदार पटेल की मूर्ति लगाना चाहता था। रात में सरदार पटेल की मूर्ति लगा दी गई, जिसे लेकर दूसरे पक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया और जोरदार विवाद हो गया, मारपीट हो गई। काफी समझाइश के बाद दोनों पक्षों को अलग किया गया। तो आप ये तस्वीरें देखिए, उज्जैन का पूरा मामला है। प्रतिमा लगाने को लेकर विवाद हुआ था। दरअसल एक पक्ष अंबेडकर की मूर्ति लगाना चाहता था और दूसरा पक्ष सरदार पटेल की मूर्ति लगाना चाहता था। देर रात यहां पर सरदार पटेल की मूर्ति लग गई, जिसके चलते दोनों ही पक्ष
आपस में भिड़ गए और एक दूसरे से कहासुनी के बाद पत्थरबाजी भी करने लगे। काफी समझाइश के बाद दोनों को अलग किया जा सका। पुलिस भी मौके पर रही, दोनों पक्षों को अलग करने की कोशिश करती रही। काफी मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर ये भीड़ और विवाद शांत हुआ। और सीधे रुक करेंगे उज्जैन से संवाददाता अजय पटवा जुड़ गया। अजय, मामला मूर्ति लगाने को लेकर पूरा विवाद है, अब क्या कुछ निष्कर्ष निकला इस पूरे विवाद के बाद? किसकी मूर्ति लगी? जी देखिए, दो पक्ष थे। दो पक्षों का उसमें ये कहना था कि ताराना तहसील का जो माकड़ोन ग्राम है, यहाँ पर दो पक्ष चाहते थे कि एक पक्ष चाहता था कि अंबेडकर की मूर्ति लगे और दूसरा पक्ष चाहता था कि सरदार पटेल की मूर्ति लगे। लेकिन इसी को लेकर एक पक्ष ने जो है अंबेडकर की सरदार पटेल की मूर्ति लगा दी और इसे जैसे ही दूसरे पक्ष को पता चला तो उन्होंने सरदार पटेल की मूर्ति को गिरा दिया और धाराशाही करने की कोशिश की। इसी बीच दोनों पक्षों में जमकर पथराव भी हुआ है और वहाँ भारी तादाद में पुलिस बल भी पहुंचाया गया उज्जैन से और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहे इसको कंट्रोल में करने के लिए पुलिस ने जो है वहां पर अधिकारियों को पहुंचाकर मामला शांत कराया है। फिलहाल दोनों ही पक्ष को बिठाकर बात की जा रही है कि आखिर कैसे इस पूरे विवाद को शांत किया जा सके और कैसे इसमें कोई समाधान निकले ताकि दो विवाद की स्थिति ना बने। अभी फिलहाल जो है स्थिति सामान्य बनी हुई है और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहे, इसको लेकर पुलिस ने भारी बल भी वहां पहुंचाया है। अभी फिलहाल देखना ये होगा कि अब दोनों पक्षों में से प्रशासन किसकी बात मानता है और किसकी प्रतिमा लगेगी या आगे ही पता चल पाएगा। अभी फिलहाल स्थिति कंट्रोल में। जी अजय, दोनों ही प्रतिमा महत्वपूर्ण हैं और एक जो स्थान है वो पुख्ता किया जाना चाहिए। ये विवाद की स्थिति बड़ी ही क्यों? सवाल ये भी है क्योंकि अगर कहीं मूर्ति लगाई जा रही तो जाहिर सी बात है उसके लिए परमिशन लेनी होती है। ऐसे कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिन्हें पूरा करने के बाद ही मूर्ति लगाई जाती है। यहाँ पर क्या कोई नियम ही नहीं था, कोई परमिशन की जरूरत ही नहीं थी, जिसके चलते दोनों पक्ष भिड़ गए? विषय अब अधिकारियों का ये कहना है कि इस पूरे विषय में जांच की जाएगी कि आखिरकार ये स्थिति बनी क्यों और अचानक ही ये दोनों ही मूर्ति लगाने की बात कैसे आई सामने और रात जो है सरदार पटेल की मूर्ति वहां लग भी गई और फिर सुबह तो तोड़ने ऐसी घटना भी सामने आ गई। तो कहीं ना कहीं अब ये सब जांच का विषय है। जांच के बाद ही जो है अधिकारी इसमें कुछ महत्वपूर्ण बात बता पाएंगे कि आखिरकार ये इतना बड़े घटनाक्रम हुआ कैसे। बिल्कुल, क्योंकि मूर्ति लगाना कोई आसान बात नहीं। बहुत शुक्रिया आपका जो तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो दोनों ही पक्षों को बैठा लिया गया है, बात की जाएगी, समझाइश दी जाएगी और उसके बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि किसकी मूर्ति लगना है। चलिए कुछ और अहम खबरों का जिक्र करेंगे। बात करेंगे व्यापम घोटाले में दोषियों को सुनाई गई सजा। ग्वालियर सीबीआई कोर्ट ने सॉल्वर और परीक्षार्थी को सजा सुनाई है। सॉल्वर डॉक्टर स्वाति सिंह और परीक्षार्थी प्रियंका श्रीवास्तव को सजा सुनाई गई। दोनों को 3 साल की सजा हुई। 24,200 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। 2010 में स्वाति ने फर्जी तरीके से प्रियंका को पास कराई थी पीएमटी। फरवरी 2015 में झांसी रोड थाने में दर्ज हुआ था मामला। और अब बात दुर्ग की। दुर्ग में पशु क्रूरता का वीडियो वायरल हुआ। कुत्ते को पीट कर मार डाला गया। दुर्ग जिले के डूमर गांव की घटना है। पिटाई का वीडियो विचलित भी कर सकता है। पशु प्रेमियों ने कार्रवाई की मांग की है। एनिमल लवर्स जो होते हैं उन्होंने इस मामले को गहनता से उठाया और इस पर एक्शन लेने की मांग की गई है। आप ये देखिए, वीडियो सामने आया है। कुत्ते को पीट कर मार डाला गया। कितना डरावना ये पूरा वाकया। और जो डॉग है वो दर्द से, पीड़ा से कराह रहा है, व्याकुल हो रहा है और उसे मार दिया गया। संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए। मिथिलेश, बहुत ही दर्दनाक ये पूरा वीडियो। कुत्ते की आवाज़ भी हम सुन पा रहे हैं, पीड़ा भरी पूरी आवाज़ है और उसकी आखिर में मृत्यु भी हो गई। पूरा मामला बताएं, क्या कुछ एक्शन लिया गया इस पर? निश्चित रूप से ये दुर्ग जिले के ग्राम डूमर की घटना है, जहां पर एक स्ट्रीट डॉग से व्यक्ति काफी परेशान था, लेकिन उसने जो इस तरह से घटना को कारित किया है वो निश्चित रूप से काफी निंदनीय है, क्योंकि उसने उस कुत्ते को पीट कर मार डाला। जब कुत्ता जोर जोर से चिल्ला रहा था उसके बावजूद भी वो नहीं रुका और वो जोर जोर से डंडों से पीटता रहा। आखिरकार उसकी मौत हो गई है। ये पूरी घटना जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, किसने रिकॉर्ड किया और ये वायरल हो रही है। लेकिन लगातार इस तरह की
जो घटनाएं होती है वो कहीं ना कहीं चिंतनीय विषय जरूर है। ये जरूर कहा जा सकता है कि इसमें प्रशासन को जो है, चाहे वो नगर निगम की बात हो चाहे पालिका की बात हो, इसमें कुछ कार्य करना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर लेकिन लोगों को ये सोचना चाहिए कि किसी जीव को आप मार रहे हैं और उसको किस तरह से मार रहे हैं। देखिए, ये कोई उससे निजात पाने का तरीका नहीं हो सकता है, और जिस तरह से जान ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं सीधी तरह से अपराध है। इसमें काफी लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हो गई है और होना चाहिए कि इस पर कुछ खास एक्शन लिया जाए तरीके से। और शुक्रिया आपका मिथिलेश जानकारी के लिए। और अब बात बलरामपुर में खरीदी केंद्र पर वसूली, धान खरीदी केंद्र पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है। किसानों से वसूली का वीडियो वायरल हुआ। किसानों से ली जा रही अवैध वसूली। महावीरगंज खरीदी केंद्र का वीडियो नजर नहीं करता वीडियो की पुष्टि। और आप देखेंगे कि मंडियों में इस तरीके के जो कारनामे होते हैं वो होते रहते हैं। बलरामपुर में खरीदी केंद्र पर वसूली की गई, धान खरीदी केंद्र पर वसूली, अवैध वसूली का मामला। किसानों से ही अवैध वसूली की जा रही है। देखिए भैया, और संवाददाता सूरज गुप्ता जुड़ गए। सूरज, किन कारणों से वसूली हो रही है, क्या बताकर ये वसूली की जा रही किसानों से? जी रेनू, मैं बता दूं कि बलरामपुर जिले में समर्थन मूल्य पर 1 नवंबर से 31 जनवरी तक धान खरीदी के कार्य प्रारंभ हुए हैं और अंतिम समय में बिचौली और कोचिए भी सक्रिय हैं। ऐसे में धान खरीदी केंद्र में जो किसान पहुंच रहे हैं उनसे अवैध उगाही असूली का एक वीडियो सामने आ रहा है। इससे पहले भी 1-2 वीडियो सामने आ चुके हैं जो बलरामपुर जिले के धान खरीदी केंद्र से थे। कहीं ना कहीं किसानों का ये कहना है कि जब भी वो धान बेचने जाते हैं तो वहां पर उनके धान अच्छे होने के बावजूद उन्हें पैसे देना पड़ता है। ऐसे में कई बार वीडियो वायरल होते हैं और ऐसा एक वीडियो महावीरगंज धान खरीदी केंद्र का है। हालांकि इस वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते कि ये वीडियो कब की है और किस समय की है, लेकिन इसमें जिस तरीके से किसान से पैसा लिया जा रहा है, किसान से पैसा लेने का वीडियो जो दिख रहा है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि किसान जो धान बेचने आ रहे हैं उनसे पैसे की अवैध उगाही हो रही है। अधिकारी कर्मचारियों की सख्त निर्देश के बावजूद भी यहाँ पर जो धान समिति केंद्र है वहाँ पर अवैध वसूली हो रहे हैं। और ऐसे में जो देखा जाए, अधिकारी जो है उनका कहना है कि जब मामले के सामने आते हैं तो जांच करेंगे, जांच के बाद कार्रवाई करेंगे, लेकिन जब तक जांच और कार्रवाई होती तब तक मामला ठंडा बस्ता में चला जाता है। लगातार ऐसी वीडियो सामने आ रहे हैं। और अक्सर ऐसी खबरें सामने आती हैं, उस पर एक्शन की बात कही जाती है, लेकिन होता कुछ नहीं है। बार बार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो अवैध वसूली की जा रही है। हालांकि यहाँ पर किसानों ने भी स्पष्ट नहीं किया और ना ही कोई शिकायत करते हैं कि ये वसूली किन कारणों से, क्या नियम है जिसके तहत ये रुपए इनसे लिए जाते हैं, और ये लगातार देते भी हैं। मजबूरी भी कहिए या एक तरीका कह लीजिए अनाज खरीदी का, और अपने अलग अलग कानून बनाते हुए यहाँ पर जो अधिकारी होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो वसूली करते हैं किसानों से और अच्छी खासी मोटी रकम कमाते हैं। तो दुर्ग में लाखों के गहनों की चोरी का मामला सामने आया है, जहां ज्वेलरी दुकान से गहनों की चोरी हुई। 8 आरोपियों ने की दुकान में चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पाटन बाजार स्थित दुकान में चोरी हुई। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई और ये देखिए वीडियो भी सामने आया है। और बहुत ही बेखौफ है ये बदमाश, क्योंकि इनको पता है अच्छे से कि कैमरा लगा हुआ है। उसके बावजूद चोरी की वारदात को अंजाम देने ये पहुंचे हुए थे। और जिस तरीके से चोरी कर रहे हैं, लगातार जल्दी सामान निकाल रहे हैं दुकान से और अंदर रख रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि जो बदमाश हैं, इन्हें पूरी जानकारी इस दुकान के बारे में है। और जिस तरीके से चोरी की जा रही है, वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, उससे साफ है कि इनके अंदर बिल्कुल भी कानून का खौफ नहीं है। ये लव ट्रायंगल नहीं, लेकिन इस मर्डर मिस्ट्री में मोहब्बत की कहानी जरूर है। एक शख्स जिस पर खून सवार था बदला लेने का, वो शख्स एक लड़के को मोहब्बत करने की सजा देना चाहता था और उसने उस लड़के का कत्ल कर दिया। आखिर उस लड़के को किससे प्यार करने की सजा मिली, देखिए। मोहब्बत की सजा मौत। पति पत्नी और प्रेमी। जबलपुर में बेवफाई की कहानी। सिर पर गुस्सा सवार, चाकू से वार।
काम में हैवानियत। बीबी के बॉयफ्रेंड का मर्डर। ये कहानी रिश्तों से बेवफाई की भी है, प्यार की और किसी के इंतकाम की भी। दिल दहलाने वाला वो बदलापुर जिसने रोहन की जान ले ली। जबलपुर के हनुमान ताल थाना इलाके में रोहन पर चाकू से वार किए गए, जिस वार से घायल रोहन चौधरी को अस्पताल ले जाया गया। ज्यादा खून बहने से रोहन की मौत हो गई। अब इस खूनी खेल के पीछे का असल सच सुनिए, क्यों रोहन की जान ली गई। एक व्यक्ति है रोहन चौधरी, जिसके साथ लखू चौधरी गुट्ठल चौधरी द्वारा चाकू से मारपीट की गई थी, जो इलाज के दौरान रोहन चौधरी की मृत्यु हो गई है, जिस पर 302 के तहत आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अभी आरोपियों की तलाश की जा रही है। हत्या का इल्जाम लगा लखू पर। लखू और रोहन के बीच रंजिश की वजह थी मोहब्बत। ये लव ट्रायंगल नहीं है, बल्कि कत्ल की वारदात में कहानी कुछ और है। पति पत्नी और वो की कहानी। आरोपी और मृतक एक ही मोहल्ले में रहते थे। इस बीच रोहन का लखू के घर में आना जाना शुरू हुआ। रोहन की लखू की पत्नी से दोस्ती बढ़ने लगी, नजदीकियां भी। इस दोस्ती पर लखू को ऐतराज था, जिस पर रोहन को उसने समझाइश भी दी। रोहन को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद होने लगा। मतलब जो प्राइमा फेसी जो विवाद था वो ये था कि जो रोहन चौधरी है और वो लखू चौधरी की वाइफ को लेके चला गया था, और उसकी वाइफ जो अभी भी रोहन चौधरी के साथ में ही रहती थी। इसी विवाद पर कल की जो घटना हुई। और एक दिन ऐसा हुआ कि लखू ने रोहन के कत्ल का प्लान बना दिया। रोहन लखू की बीबी को अपने साथ भगा कर ले गया था। प्राइमा फेसी अभी 2 नाम लखू चौधरी और गुट्ठल चौधरी, ये 2 नाम निकल के आए हैं। बाकी सीसीटीवी फुटेज और जब ये इन आरोपियों की दस्तयाबी होगी तो अन्य चीजें क्लियर होंगी। लखू अपनी बीबी को पाना चाहता था और रोहन प्रेमिका को, जिसने एक खूनी प्लॉट को जन्म दिया। जबलपुर में पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और चलिए अब देखेंगे टॉप 20 खबरें।